है कि जो 400 पार का नारा लगा रहे थे उनको एनडीए में सरकार बनानी पड़ गई। उनकी अपनी अकेले सरकार भी नहीं वो बना पाए, उनको अलायंस ही था जब ये बिना आम आदमी पार्टी के लड़े थे। एक बार 280 वोट लाए थे विधानसभा में और एक 4 लाख की, जहाँ पे ये 4.25 लाख वोटर है, और एक बार शायद 1-2 हज़ार वोट लाए थे। तो देखिए जो आपका प्रोग्राम हुआ दिल्ली में, तब आप देखिए कि कत्लेआम वहाँ पर हुआ और उस पर सिटिंग सीएम होने के नाते उनका फ़र्ज़ बनता था कि वहाँ इंटरवीन करें, उसको रुकवाएं या वहाँ जाके लोगों से मिलें। कुछ फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली, और जब दिल का मामला हो तो द पब्लिक व्यू कैसे ना पहुंचे। आज हम हैं ओखला विधानसभा में और मेरे साथ मौजूद हैं ओखला विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अरीबा खान साहिबा। अरीबा खान साहिबा, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहले ये बताइए कि धुरंधर हैं यहाँ के, उन धुरंधरों के बीच एक कम उम्र की लड़की कैसे ये सब कुछ कर पाएगी, और क्या आपको लगता है कि उनको पटखनी देकर आप ये चुनाव जीत पाएंगी, और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? नहीं, जो आप बात कह रहे हैं कि धुरंधर हैं, तो धुरंधर तो एक हवा में बने हैं। आम आदमी पार्टी की एक हवा चली थी, उसमें हर तरीके का आदमी उसको आज मीडिया धुरंधर ही कह देगी क्योंकि वो उस हवा में जीत गया। लेकिन इन धुरंधरों का अपना वोट 280 था जब ये बिना आम आदमी पार्टी के लड़े थे। एक बार 280 वोट लाए थे विधानसभा में और एक 4 लाख की, जहाँ पे ये 4.25 लाख वोटर है, और एक बार शायद 1-2 हज़ार वोट लाए थे। तो देखिए, धुरंधर वो माना जाता है जो अपने वजूद और अपनी बुनियाद पे इलेक्शन भी जीतता है और लोगों की रहनुमाई और नुमाइंदगी भी करता है। मेरे वालिद साहब 2 बार काउंसलर इंडिपेंडेंट रहे, 2 बार एमएलए रहे, एक बार आरजेडी से, एक बार कांग्रेस से, और वो इंडिपेंडेंट काउंसलर जीते 2 बार। तो अपनी बुनियाद पे, किसी की पार्टी के वोट पे नहीं जीते वो, और अपना वजूद जब उनका इस्टेब्लिश हो गया उसके बाद उन्होंने पार्टियों की राजनीति करी। खैर, उसके अलावा जो आप बात कह रहे हैं कैसे हम देखते हैं, तो देखिए, यंग लोगों का ही ज़माना है, एजुकेटेड तबके को आगे आने की बात है। जो एक एनर्जी और ज़ील चाहिए यंग लोगों की, सिस्टम में काम करने की, सिस्टम को समझने की, और उसको किस तरह से आपको उसमें लूप होल्स निकालने और उसको मैनिपुलेट करके आपको काम निकालना है अपना, उस चीज़ों के लिए अब यंग लोगों की आगे आने की बहुत ज़रूरत है। आपके ज़मीनी मुद्दे क्या हैं जिन पर जनता जो है आप पर भरोसा कर सकती है? आपने जनता को किस चीज़ पर कहा है, आपका वादे क्या है जनता से? क्योंकि यहाँ मैंने देखा है खासकर मुस्लिम एरिया में जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी अभी डेवलपमेंट नहीं है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मुस्लिम लोगों पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पे ही सिर्फ फोकस है। मैं आज खादर और अलीगांव सब तरफ गई थी, वहाँ भी बुरा हाल है। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ एक बड़ी तादाद मुसलमानों की भी रहती है और यहाँ बद से बदतर हालात हैं। मेरे हिसाब से 70 विधानसभाओं में से सबसे बदतर हालात में आज की तारीख में ओखला विधानसभा है, और उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि यहाँ पर 10 साल में किसी भी इशू पे कोई काम नहीं करा गया है। जो बेसिक नेसेसिटीज़ और फैसिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो सड़क हो, सीवर हो, पीने का पानी हो, मीटर हो, ट्रैफिक का इशू हो, एडमिनिस्ट्रेशन का इशू हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, इन सब पे यहाँ कोई काम नहीं किया गया। 10 साल में ना ओखला में एक भी हॉस्पिटल खुला, ना एक भी स्कूल खुला। जो बड़े बड़े क्लेम करते हैं वादे और कि हमने तो दिल्ली में शिक्षा और हेल्थ पे काम किया है, तो उन्होंने ओखला को क्या दिया? आप कहते हैं 99% दिल्ली में पानी पहुंच गया, ओखला में एक बूंद क्यों नहीं आया 10 सालों में? उस 1% में ओखला को क्यों रखा गया जहां पानी नहीं आया? आपने यहाँ बिजली के मीटरों का इतना बड़ा मसला है, 2-2 लाख रुपए BSES रिश्वत लेता है मीटर लगाने के लिए। और यहाँ पर ट्रैफिक, ये जितने बुनियादी मुद्दे हैं, सड़कें हो गई, सीवेज हो गया, यही हमारे इश्यूज़ रहेंगे और इसी पे हम काम करें। तो क्या इससे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल थोड़ा मुसलमानों को साइडलाइन करते हैं? बिल्कुल, एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी में वो डे 1 से बिलीव करते हैं। आप लगातार देखिए, जब CNRC का प्रोटेस्ट हुआ तब उनका स्टेटमेंट था कि हम दिल्ली पुलिस दे दो, मैं पूरा प्रोटेस्ट उखड़वा दूंगा। जब कोविड हुआ तब उन्होंने मरकज़ को टारगेट किया, FIRs कराई गई उस वक्त पे, जब उन्होंने कहा कि मरकज़ की वजह से कोविड फैल रहा है। जब आपका दिल्ली में दंगे, जो आपका प्रोग्राम हुआ दिल्ली में, तब आप देखिए कि कत्लेआम वहाँ पर हुआ और उस पर सिटिंग CM होने के नाते उनका फ़र्ज़ बनता था कि वहाँ इंटरवीन करें, उसको रुकवाएं या वहाँ जाके लोगों से मिलें। कुछ नहीं, उस पर भी उनका संभल में कत्लेआम हुआ, बहराइच जला, कहीं पे भी आपको उनका कोई स्टैंड दिखा? हाँ, स्टैंड दिखा उनका। एक ऐसे आदमी को टिकट दिया उन्होंने जिसने कुरान की बेहुरमती करी, नरेश यादव। उसको शाबाशी के तौर पे कि तुमने बहुत बेहतरीन काम किया कि होली बुक जो है कुरान, उसको तुमने डिस्ट्रॉय करा, या जो भी उन्होंने उसकी बेहुरमती करी, उसके लिए उनको शाबाशी देकर इनाम के तौर पे टिकट से नवाजा किया। तो साफ जाहिर है लगातार उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं और उनकी जो इंटेंशंस हैं वो दे आर वेरी क्लियर दैट ही बिलोंग्स टू एन RSS बैकग्राउंड, और वो एक एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। अच्छा, पिछले इलेक्शन में कांग्रेस 0 पर सिमट गई थी, तो आपको क्या लगता है इस बार कुछ कमाल हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए क्या होता है,
कई बार आदमी एक चेंज चाहता है। खाना भी आप रोज़ एक किस्म का तो नहीं खाते हैं, कभी आप बाहर से भी मंगवा लेते हैं, और मुझे लगता है कि वो भी ज़रूरी होता है। जब तक आप किसी को मौका नहीं देते तो आप उसे परख नहीं सकते। आपने जब मौका दिया, दिल्ली के लोगों ने 1 बार नहीं 2 बार मौका दिया, और जिस तरह से इनको रुस्वा किया गया वो आपके सामने है। अब दिल्ली के अवाम बहुत समझदार, पढ़ी लिखी अवाम रहती है, सब समझदार लोग रहते हैं यहाँ पर। 1 बार बहक गए, 2 बार बहक गए, लेकिन बार बार मेरे हिसाब से आप उनको ये आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। लोगों का जो रुझाव है वो बहुत हद तक कांग्रेस पार्टी की तरफ है, और मैं एक बात का आपको यकीन दिलाऊंगी कि बिना कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में अब सरकार, बिना कांग्रेस के समर्थन के कोई भी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगा। अच्छा मैम, आपके मुकाबले पर ही एक कैंडिडेट और हैं शफाउर रहमान साहब AIMIM से, तो ओवैसी साहब की आइडियोलॉजी से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, वो तो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं, और ये बात सिर्फ मैं नहीं, ये तो आधी दुनिया कहती है ये बात। और जिस तरह से उन्होंने शिफा भाई को यूज़ किया, देखिए शिफा भाई से मेरी पूरी हमदर्दी है, वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और उनकी वाइफ जो है उनसे भी मेरे ताल्लुकात हैं, और मतलब मुझे पूरी सिंपैथी हमदर्दी है उनकी फैमिली से। उनको बहुत गलत तरीके से सिस्टम ने फंसाया है, और उनको जिस तरीके से जुल्म ज़्यादती का शिकार हुए हैं वो पिछले पौने 5 साल से। तो देखिए, लेकिन ओवैसी साहब का देखिए एक सिंपल पॉलिटिकल एजेंडा है बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाना। आपको शिफा भाई 4.5 साल में तो याद नहीं आए कभी, जब वो अरेस्ट हुआ आपको तब याद नहीं आए। 4.5 साल से उनकी फैमिली किन किन तकलीफ़ों से गुजर रही है तब आपको याद नहीं आए। CNRC के प्रोटेस्ट में जब शिफा भाई खड़े होते थे तब तो नहीं आए आप शिफा भाई की हमदर्दी में। जब उनको ये आपका दिल्ली में दंगे, ये आपके पोग्राम हुए तब असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं आए यहाँ पे लोगों से मिलने के लिए, मजलूमों से। जब यहाँ पे प्रोटेस्ट के वक्त एक वाहिद कांग्रेस पार्टी थी जो खड़ी थी CNRC में। आप लगातार देखिए जितने इंसिडेंट्स हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। मोदी जी की तरह ओवैसी साहब भी जुमलेबाजी में बिलीव करते हैं। कॉन्क्रीट आप बताइए, आप बैरिस्टर हैं, आप रिसोर्सफुल हैं, आप शिफा भाई को टिकट दे के इस्तेमाल करने के बजाय आप लीगल एड प्रोवाइड करते हैं ना उनको फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने हज़ारों पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जेलों में, उनको लीगल एड क्यों नहीं प्रोवाइड करते? ओवैसी साहब रिसोर्सफुल हैं, खुद बैरिस्टर भी हैं, क्यों नहीं करते लीगल एड प्रोवाइड? अभी भी सलमान खुर्शीद साहब कितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी बात, अगर आपको इतनी हमदर्दी है पॉलिटिकल प्रिजनर्स से और आप सिंपैथी की बुनियाद पर टिकट दे रहे हैं, तो इम्तियाज़ जलील साहब ओखला आए थे अभी सभा करने के लिए, उमर खालिद के घर क्यों नहीं गए? और भी यहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर्स रहते हैं ओखला में, उनके घरों पे क्यों नहीं गए हमदर्दी में? आप हमदर्दी सिर्फ उसी से ही है जिसका इस्तेमाल करना है। मैम, ये जो बीजेपी सरकार चलेगी केंद्र में या और राज्यों में बीजेपी की सरकार चलेगी, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या कांग्रेस उनको अब टक्कर दे पाएगी, और इस सरकार से जनता के क्या हालात हैं? देखिए, बीजेपी की जो सरकार है वो जिस तरीके से आप एक कम्युनल टेंशन उन्होंने पूरे मुल्क में फैला दी है वो सबके सामने जाहिर, और उसका कहीं ना कहीं जवाब इस बार के लोकसभा इलेक्शन में मिला है कि जो 400 पार का नारा लगा रहे थे उनको NDA में सरकार बनानी पड़ गई। उनकी अपनी अकेले सरकार भी नहीं वो बना पाए, उनको अलायंस में सरकार बनानी पड़ गई। तो देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं जो कम्युनल हारमनी, वो कम्युनल टेंशन्स क्रिएट करते हैं, और जो मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, वो बहुत तकलीफ़देह है। और हम लगातार, हमारे जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, वो लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ों की, माइनॉरिटीज़ की, दलित की, संविधान को बचाने की, डेमोक्रेसी को बचाने की। लगातार वो इस कोशिश में हैं कि किसी न किसी तरह इस मुल्क की तहजीब को बचाया जाए, और हम उनके सिपाही होने के नाते हम भी पूरी जान लगाए हुए हैं कि जहाँ जहाँ हमसे हो सकता है जितना कि हम उस पर अपनी आवाज़ बुलंद करके उनके हुकूकों की लड़ाई लड़ें। कि ये जो एक सिस्टम का ऑपरेशन चल रहा है, या जो योगी जी का ऑपरेशन चल रहा है यूपी में, बुलडोज़र एक्शन चल रहे हैं, या जिस तरीके से ये मस्जिदों के सर्वे की बात चल रही है, जो वर्शिप एक्ट है उसका भी वायलेशन किया जा रहा है, तो देखिए ये टेम्पररी चीज़ें होती हैं। बांग्लादेश में आपने देख लिया क्या हशर किया पब्लिक ने, श्रीलंका में आपने देख लिया क्या हशर किया पब्लिक ने। कुछ दिन जा रहे हैं, मोदी का भी यही हाल होने वाला है इंडिया में। आप देखते रहिए, आप यहाँ की इस मुल्क की तहजीब को एक हद तक तो आप उसको बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के खून के अंदर वो चीज़ है, भाईचारा है। वो एक हद तक आपकी बातों में शायद उलझ जाएंगे, लेकिन जब वो खून उबल कर आएगा ना, वो भाईचारे वाली जब फीलिंग निकल के आएगी, तो आपका हशर वही होगा जो बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ है। तो ये हमारे साथी अरीबा खान साहिबा, और जिस तरह से कम उम्र में ज़्यादा इन्होंने जोश दिखाया है, और इस चुनाव में क्या कमाल दिखा पाएंगी ये देखने वाली बात होगी। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।